Okay guys, so today first we will explore how can we use local JSON in our React app, infinite scrolling without using any package, network layer के कुछ और ऑप्टिमाइजेशन. वी विल नॉट इम्प्लीमेंट इट फुली, बट मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि एक से जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं. और ऑथ मैनेजमेंट बेसिकली इसमें मैं ये बता दूंगा कि जैसे टोकन्स होते हैं या क्रेडेंशियल्स हो गए तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेव करके रख सकते हैं. फाइबर नोड और वर्चुअल डॉम, इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आज समझा दूंगा. और ESLint प्रिटियर ये क्या हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे काम करते हैं. और रिएक्ट डेव टूल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू. इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बता दूंगा, कैसे हम रिएक्ट बिल्ड जनरेट करते हैं और उनको कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं. जब बिल्ड जनरेट होता है तो क्या क्या फाइल्स मिलती हैं. और जो ये टर्म्स हैं ISR, SSR, SSG, सर्वर कंपोनेंट्स. लेट मी रिमूव दिस सर्वर कंपोनेंट्स एंड हियर आई हैव टू राइट CSR. ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारे टर्म्स कैसे काम करते हैं. और एट द एंड जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, Next.js, Remix, React, ये सब क्या हैं. और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद हाउ कैन यू प्रोसीड ओके इन वॉट एवर एरिया जो भी तुम्हें चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लोकल जेसन कि ये काम क्यों नहीं कर रही थी. यहाँ पे हमारा कोड बेस है. ये सिंपली मेरी नेटवर्क फाइल थी जो हमने क्रिएट की थी और अभी URL मैंने हार्ड कोड कर दिया है. नाउ आई हैव दिस प्रोडक्ट लिस्ट जेसन, ये मेरे पास लोकल है इस नेटवर्क फोल्डर के अंदर. नाउ लेट्स ट्राई टू मेक API रिक्वेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. सी यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरे पास एक HTML आ रहा है. तो अभी ये रिस्पॉन्स मुझे इस वजह से ऐसा आ रहा है क्योंकि जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करते हैं वाया HMR, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट. सो जब भी मैं अपने कोड में कोई भी चेंज करता हूँ तो जो भी बिल्ड टूल हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम वाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हर चेंज पे मेरा पूरा कोड बिल्ड होता है. ठीक है, जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरा बिल्ड फाइल जनरेट होता है और फिर एक लोकल सर्वर में मेरा कंटेंट सर्व होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने ये जो लोकल जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट की है, जो मेरा बिल्ड टूल है वाइट, ये इसको जो फाइनल बिल्ड फोल्डर बनता है वहाँ पे मूव नहीं कर रहा क्योंकि हमने एडिशनल कोई कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है. अगर हम चाहते हैं कि कोई सर्टेन फाइल जब मेरा बिल्ड बने वो बिल्ड का पार्ट हो तो अपने को कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं जो हमें से अगेन वाइट की कॉन्फ़िग या फिर पैकेज जेसन में करने होते हैं. तो इस वजह से मेरी ये जो जेसन फाइल है ये चल नहीं रही थी क्योंकि ये फाइनल बिल्ड फोल्डर में इंक्लूड नहीं हो रही थी. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजी वे है. हमारे पास हर से जब भी तुम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हें एक ये पब्लिक फोल्डर मिलेगा. ये पब्लिक फोल्डर जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो ये पब्लिक फोल्डर का सारा कंटेंट डिप्लॉय होता है. ठीक है, यहीं पे तुम्हें तुम्हारी index.html देखने को मिलेगी. पब्लिक में है कि बाहर है? अच्छा, ये यहाँ पे बाहर है. जनरली अगर हम वेब पैक वगैरह यूज़ करते हैं तो ये HTML फाइल भी पब्लिक फोल्डर के अंदर रहती है. तो अभी अगर मुझे कोई भी ऐसी फाइल जो मैं चाहता हूँ बिल्ड में इंक्लूड हो तो वो मैं पब्लिक फोल्डर में क्रिएट कर सकता हूँ. तो अभी यहाँ पर जो मैंने ये नेटवर्क प्रोडक्ट लिस्ट जेसन फाइल क्रिएट की है, अभी अगर इसको मैं यहाँ पब्लिक फोल्डर में डमी डेटा के अंदर मूव कर दूँ, ठीक है, और यूज़ नेटवर्क में जो मेरा पाथ है, अब देखना मेरा जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा. नाउ आई वांट से इंक्लूड एनी ./ क्योंकि अब ये जो पाथ है ये मेरे सर्वर के रूट पाथ से पिक होगा डायरेक्टली. यहाँ पे मुझे सिंपली ऐड करना है डमी डेटा / लेट्स सी अब ये चलता है क्या.
सी अभी ये चलने लगा, क्योंकि अभी जो इसका पाथ बन रहा है वो है ये लोकल होस्ट स्लैश सीधे डमी डेटा प्रोडक्ट लिस्ट जेसन, क्योंकि अब मेरी जेसन मेरे बिल्ड का पार्ट है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यही रीज़न था कि उस दिन हमारी जेसन चल नहीं रही थी। ठीक है, ये मैंने वेब पैक वगैरह में आई थिंक पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन कर रखा था, तो उस समय क्लिक नहीं हुआ कि कुछ कॉन्फ़िग करना पड़ता है सर्टेन फाइल्स के लिए, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये रीज़न था। तो अभी क्लियर है राइट कि ये फाइल क्यों नहीं चल रही थी जेसन। तुमको भी अगर आगे से कोई भी डमी डेटा वगैरह रखना हो तो यू कैन सिंपली ऐड इट इन दी पब्लिक फोल्डर और डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लो। यू डोंट हैव टू राइट एनी थिंग्स। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ज़्यादा तुम्हें वरी नहीं करना। अभी जब मैं बिल्ड जनरेट करके बताऊंगा देन वहाँ पे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो अभी अपने पास और भी आइटम्स हैं, तो विल नॉट इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ गाइस। नो सर। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो मैं ना ये जो नेटवर्क फाइल हमने क्रिएट की थी, मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज इट मोर। ठीक है, हम कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जो हमने नेटवर्क की फ़ाइल बनाई है, यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मैं प्रॉब्लम्स को यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ तुम लोगों के सामने। लाइक से यहाँ साइड में लिख लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और लेट मी स्प्लिट इट अप, स्प्लिट राइट एंड लेट्स क्लोज इट। ठीक है, दिस इज़ माई यूज़ नेटवर्क, जिसको मैं यूज़ करूँगा API कॉल लगाने के लिए थ्रू आउट माई प्रोजेक्ट और URL। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो है ये कि अगर मैं 10 डिफरेंट API एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर 10 डिफरेंट APIs, 10 डिफरेंट Axios इंस्टेंस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली Axios को इंपोर्ट करके axios.get कर रहा हूँ। सो बेसिकली हर Axios का जो इंस्टेंस होगा वो अलग होगा। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं कभी कोई API कैंसिल करना चाहता हूँ तो मुझे हर API के लिए अलग से कैंसिलेशन का लाइक से लॉजिक या फिर टोकन बनाना पड़ेगा। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने कोई टाइम आउट मैनेजमेंट नहीं किया है। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, जनरली जब सर्वर से API कॉल आती है तो सर्वर से जब डेटा रिटर्न होके आता है तो जनरली हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज इट इज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, हम जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही यूज़ करते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का जो लॉजिक है वो कहीं पे भी यहाँ पे है नहीं, हम डायरेक्टली जो डेटा आ रहा है वो रिटर्न कर दे रहे हैं। तो नो रिस्पॉन्स हैंडलिंग। और जनरली क्या होता है कि जब एक हम रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हर रिक्वेस्ट के साथ साथ हमको कस्टम हेडर्स और ऑथ इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसका भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, हर जब भी तुम कॉल करोगे API तुम्हें भेजना पड़ेगा। दिस इज़ अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी मैं बस इन्हीं 4 प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। अब हम इस 4 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं जैसे यूज़ नेटवर्क, हम ये सारी फंक्शनैलिटीज़ इस फाइल में ऐड कर देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट हमने 10 सेकेंड का टाइम आउट रख दिया। ओके, तो हम सब कुछ डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं और अगर जिसको ओवरराइड करना है वो ओवरराइड कर सकता है। अब जनरली क्या होता है कि इस फंक्शन वे में चीज़ों को कंपोज करना थोड़ा सा लेंदियर हो जाता है। अगर मैं इसी चीज़ को क्लास
में कन्वर्ट करके करूँ तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं अभी के लिए इस पूरी क्लास को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाऊँगा, आई विल सिंपली शो यू द इंटरफेस, ठीक है, क्लास का। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक एपीआई लेयर लिखनी है, तो आई विल फर्स्ट क्रिएट अ एपीआई सर्विस, ठीक है, एपीआई सर्विस। अब ये जो एपीआई सर्विस है, दिस इज माय बेस क्लास, ओके। इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो मैं एक एपीआई से एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे दिस डॉट एक्सियोस। अब देखो यहाँ पे जो रियल गेम है वो है कि मैं कैसे एक्सियोस को यूज़ करूँगा। अभी तक हम डायरेक्टली एक्सियोस इंपोर्ट करके यूज़ करते थे। एक्सियोस में एक फंक्शन होता है, आई बिलीव एक्सियोस डॉट क्रिएट इंस्टेंस, या जस्ट अ सेकेंड गाइज, मुझे सिंटैक्स ज़रा देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। दिस वन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा गोल है ये मेक श्योर करना कि अगर मैं 10 एपीआई कॉल लगा रहा हूँ तो 10 के 10 एपीआई के लिए सेम एक्सियोस का इंस्टेंस यूज़ हो। तो अभी मैं एक्सियोस को डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ नहीं करूँगा। एक्सियोस, आई विल फर्स्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एक्सियोस, लाइक से एक्सियोस का इंस्टेंस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। बेस यूआरएल, अब अगर मैंने बेस यूआरएल सेट कर दिया तो बार बार मुझे बेस यूआरएल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी एपीआई कॉल लगाओगे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कार्ट इस तरह से भेज दोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे गेट, ठीक है, और यहाँ पे लाइक से एंड पॉइंट सी। अब मुझे पूरा यूआरएल नहीं भेजना, आई कैन सिंपली सेंड दी एंड पॉइंट, और यहाँ पे मैं गेट करने का कोड लिख सकता हूँ, ओके। पोस्ट, अब जितने भी मेथड हैं तुम यहाँ पे बना दो विथ एक्चुअल कोड। हाँ, कोड भी तुम्हें अंदर लिखना पड़ेगा, डिलीट एंड पैच, ओके। तो अब देखो, बट यहाँ पे जो को प्रॉब्लम है कि मैं अगर इस एपीआई सर्विस को जितनी बार कॉल करूँगा उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मुझे इस क्लास को ना, या तो इस क्लास को कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि चाहे मैं कितनी बार भी न्यू कॉल करूँ एक्सियोस का एक ही इंस्टेंस बने। वो कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है देखो, और बहुत ही तुम्हें मज़ा आने वाला है। क्लास ए बी सी कंस्ट्रक्टर कंसोल डॉट लॉग, सी हेलो कॉल हो रहा है, राइट, ओ सॉरी लॉग हो रहा है। नाउ हाउ कैन आई मेक श्योर कि जब मैं न्यू से ABC को कॉल करूं तो मेरा कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो। तो ये करना बहुत आसान है, मैं सिंपली इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दूंगा, ठीक है, प्राइवेट, एंड सी नाउ नो वन विल बी एबल टू इंस्टेंशिएट इट। सो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा तो कैसे यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का। मैं सिंपली यहाँ पे एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाऊँगा, लाइक से एपीआई इन स्टैटिक एपीआई इंस्टेंस स्टैटिक, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा स्टैटिक गेट इंस्टेंस, अरे यार स्टैटिक की मैं बार बार स्पेलिंग गलत लिख दे रहा हूँ, गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे सिंपली मैं चेक कर लूँगा इफ़ नॉट इक्वल टू एपीआई सर्विस डॉट एपीआई इंस्टेंस। अगर भाई टू नॉट इक्वल टू है दैट मीन्स कि एपीआई इंस्टेंस नहीं बना है, सो क्रिएट वन एपीआई सर्विस डॉट
API इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू API सर्विस, ये कम्प्लीटली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिटर्न, ठीक है। नाउ आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ सिंगलटन क्लास और सिंगलटन लाइक से ऑब्जेक्ट। अब मैं भले ही इसको 10 बार 20 बार कॉल करूं, मुझे एक ही एक्सियोस का इंस्टेंस मिलेगा और मैं सारे जो भी लॉजिक है ना API कॉलिंग का यहाँ पे लिख सकता हूँ। और कहीं पर भी अगर मुझे ओवरराइड करना है, ठीक है, तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ। बेसिकली अब क्या है, मेरी ये बेस क्लास है। अब जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा, जनरली डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास, लाइक से प्रोडक्ट मॉड्यूल, प्रोडक्ट डिटेल, कार्ट, यूज़र। तो हम क्या करेंगे ना, हर मॉड्यूल के लिए इस क्लास की कॉपी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास प्रोडक्ट APIs extends, what is this, like API सर्विस, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट APIs में सारे मेथड आ गए हैं। ओके, अब अगर मुझे कुछ भी ओवरराइड करना है, आई कैन डिफाइन दैट मेथड हियर। ओके, एंड आई कैन राइट कस्टम लॉजिक रिलेटेड टू प्रोडक्ट APIs। और इस तरह से हम अपनी नेटवर्क लेयर को एकदम अलग रखते हैं। लाइक से कि कॉमन, कुछ भी चेंज करना हुआ, हेडर्स ऐड करने हैं, सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो, हर जगह ऐड हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। एक वर्ड होता है इंटरसेप्टर्स। कई बार क्या होता है कि मुझे रिक्वेस्ट भेजने से पहले कुछ चेक करना होता है कि लाइक से वेदर यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड और नॉट, और प्रॉपर प्रिविलेज हैं कि नहीं यूज़र के पास। तो यहाँ पे काम आता है इंटरसेप्टर का। इंटरसेप्टर्स API रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले कोई चेक या कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो दो तरह के इंटरसेप्टर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट भेजने से पहले और रिस्पॉन्स आने के बाद तुम्हें अगर कुछ कस्टम करना है तो तुम कर सकते हो। तो वो एक्सियोस प्रोवाइड करता है, वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। और एक कॉमन मेथड लिख सकते हैं कैंसिल API का, ठीक है, जो अगेन हर फाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली इस तरह से हम अपनी नेटवर्क लेयर को मेंटेन करके चलते हैं। और एक जो लास्ट पीस की ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट APIs की क्लास बनाई है, न्यू प्रोडक्ट APIs कॉन्स्ट APIs, और सिंपली APIs डॉट गेट, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट भेज दूंगा कुछ, और एक फंक्शन भी भेज सकता हूँ लाइक से कि ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, नाउ दिस ट्रांसफॉर्म डेटा मुझे बनाना पड़ेगा अपने जहाँ पे भी मुझे चाहिए होगा, जो डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करे। और सिंपली ये जो गेट में मैंने ये फंक्शन को भेजा है, आई कैन सिंपली रिसीव इट हेयर, और जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा आता है, रिटर्न ट्रांसफॉर्म डेटा लाइक से दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम रिस्पॉन्स। अगर कोई फंक्शन आता है तो आई कैन रैप इट इन ट्रांसफॉर्म डेटा, जो भी यूज़र पास करेगा, सो दैट मुझे एक ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स मिले। तो जनरली हम इस तरीके से नेटवर्क लेयर को मेंटेन करते हैं। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट स्क्रॉल होता क्या है। सो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा का मतलब है मेरे पास एटलीस्ट 100, 200, 300, 400 रोज़ में डेटा है, ठीक है। लाइक से मुझे टैबुलर फॉर्म में डेटा दिखाना है, और आई हैव लाइक से लार्ज नंबर ऑफ रोज़। अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स ओपन W3 स्कूल्स, और यहाँ पर अपने को कुछ ना कुछ टेबल जैसा मिल जाएगा। लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट, लेट्स गो टू HTML टैग लिस्ट। सी, अभी ये टेबल दिख रही है तुमको, टैग डिस्क्रिप्शन। व्हाट इफ यहाँ पे एटलीस्ट
300 400 600 चीज़ें हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वी शुड या वी कैन ऐड पेजिनेशन। जैसे यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट और होम दिया है, वी कैन ऐड पेजेस कि भाई 1 पे क्लिक करो तो 1 पेज, सेकंड पे क्लिक करो तो सेकंड पेज। अब ये तरीका कुछ साल पहले तक सही था कि यूज़र क्लिक करके जा रहा है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि यूज़र को एडिशनल क्लिक करना पड़ रहा है, दिस इज़ फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड, अभी अगर मैं सेकंड पेज पे चला गया, मुझे फर्स्ट पेज का कुछ देखना है तो आई कैन नॉट सी। ओके, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज को तो मैंने रिप्लेस कर दिया सेकंड पेज से। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसको लेटर ऑन हमने रिजॉल्व किया इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग से। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में हम क्या लॉजिक लगाते हैं कि जब हम किसी एलिमेंट के लास्ट में पहुंच जाते हैं या लास्ट में पहुंचने वाले होते हैं, तो हम API कॉल से नया डेटा मंगा लेते हैं, या अगर हमारे पास डेटा पहले से है तो वो हम जोड़ देते हैं लिस्ट में, सो दैट यूज़र को नया डेटा दिख जाए। इससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और लाइक से अगेन एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो तुम्हारी वेबसाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग तुम्हें आजकल हर जगह देखने को मिलेगी। तुम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ही यूज़ करते हैं। स्क्रॉल करते जाओ, डेटा आता जाता है। जैसे हम रील्स चलाते हैं, ठीक है, तुम्हें क्या नेक्स्ट प्रीवियस कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता रहता है। अब इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के साथ दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर यूज़र ने ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया, डॉम में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, तो फिर से वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वर्चुअलाइजेशन से। सो द परफेक्ट सॉल्यूशन व्हेन यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा coming from APIs, the good solution is combination of infinite scroll plus virtualization. Okay, तो अगेन वर्चुअलाइजेशन हम खुद से नहीं करते, लाइब्रेरीज हैं जो मैंने तुमको लास्ट सेशन में डेमो दे दिया था। इनफाइनाइट स्क्रॉल मैं कैसे बनाऊँ? यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बस यूजिंग दी बेसिक नॉलेज। और वो बेसिक नॉलेज क्या है? मुझे सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इनफाइनाइट स्क्रॉल है क्या। तो उसके लिए मैं सिंपली, ये मेरा जो डिव है, इसमें मैं सबसे पहले एक स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ क्योंकि फिर ये मेसी हो जाएगा। इससे मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है। CSS इंपोर्टेड है, चलते हैं CSS फाइल में, और इस लिस्ट को मैं एक हाइट दे देता हूँ। हाइट बहुत ज़रूरी है, 4px, विड्थ भी मैं 4px ही कर देता हूँ, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइक से लाइट कोरल, और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल कर देते हैं। सेव इट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। हमारे पास एक यहाँ पे डिव बन चुका है। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर component file and let's create a state variable, const data set data use state, and initially let's keep it as empty array, and in use effect will simply update this data, like say set data and लेट्स ऐड 100 एलिमेंट्स। ओके, और मुझे इसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। 1 2 3। ओके, नाउ लेट्स मैप ओवर दिस डेटा, मैप वैल्यू इंडेक्स, एंड फॉर नाउ लेट्स सिंपली रिटर्न h2 वैल्यू या इंडेक्स, बिकॉज वैल्यू अनडिफाइंड होगी। सी, मेरा आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं बट दे आर गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो लेट्स फिक्स दिस इशू। सो आई विल ऐड ओवरफ्लो हिडन। सो नाउ लिस्ट हट गई है बट स्क्रॉलिंग बिहेवियर नहीं है, तो आई विल डू ओवरफ्लो ऑटो। सो अभी मेरे पास स्क्रॉल आ गया है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज
जब मैं लास्ट में पहुंचूं तो इसमें मैं और 100 आइटम्स ऐड करना चाहता हूं. सो हाउ कैन आई डू दैट? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि मैं इस डिव के लास्ट में पहुंच चुका हूं, स्क्रॉल पोजीशन एंड में आ चुकी है. अब ये कैसे करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट बस मुझे ये पता है कि मुझे ये पता करना है कि कैसे मैं ये पता करूं कि मैं डिव के एंड में आ चुका हूं स्क्रॉल करते करते. ओके, सो अगेन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये पता करूंगा, बट मुझे पता है कि मैं क्या पता करूंगा. ओके, सो यहाँ पे वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन हाउ. ओके, सो नाउ आई विल सिंपली गो टू दी like say Google and I will simply type how can I detect that I have reached bottom of the div JavaScript. That's it. Now let's see. Let's open 2-3 links. Let's see what first link says. Detecting end of scroll in a div. This is what we want to achieve. Okay. Now ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ जाए कि भाई हाँ ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एलिमेंट निकाल रहा है और कुछ कुछ कर रहा है. ऑन स्क्रॉल इवेंट अटैच किया है और ऑन स्क्रॉल पे स्क्रॉल टॉप पोजीशन चेक कर रहा है. दैट्स इट. सो आई विल सिंपली कॉपी दिस कोड और CSS देख लेते हैं, हाइट वगैरह सेट है. ओके, और यहाँ पे इसने HTML भी बता रखा है कि भाई जो पेरेंट है उस पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ. तो ओके ठीक है, मैं समझ गया. तो आई विल सिंपली राइट अ फंक्शन हेयर, हैंडल स्क्रॉल, पेस्ट माई कोड, लेट्स फॉर्मेट इट. ओके, कोड इज फॉर्मेटेड एंड लेट्स रिमूव दिस. console.log एंड एलिमेंट इज गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम. यहाँ पे क्लास नेम है लिस्ट एंड 0 because class name gives me an array like structure, and this handle scroll I will call on scroll event. Okay, now let's run this code. Let's open inspect panel, console. Let's ignore this error for now. See, मैं जैसे ही end पे आया मुझे पता चल गया. Okay, नाउ अगेन सी, ठीक है, बट यहाँ पे 2 बार जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तब भी हो रहा है और नीचे कर रहा हूँ तब भी हो रहा है. ओके, सो दिस प्रॉब्लम वी कैन ईजिली सॉल्व. वी कैन इंक्रीज दी ऑफ सेट कि भाई जब मैं इतने सर्टेन पोजिशन पे हूँ तब भी ये फंक्शन कॉल हो. सो वी कैन ईजिली डिटेक्ट दैट. अगर ऑफ सेट से भी नहीं हुआ देन हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगेन आई हैव नो आइडिया, बट आई नो कि मुझे सॉल्व क्या करना है. प्रॉब्लम ये है, जब मैं बॉटम में जाता हूँ, लेट्स सी दी प्रॉब्लम अगेन. लेट मी रिफ्रेश इट. अभी मैं देखो एंड पे पहुँचा, एंड में मैं आ गया, बट अगर मैं हल्का सा ऊपर करता हूँ, सी 3 हो गया है, तो ये अगेन 3 हो जा रहा है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपवर्ड स्क्रॉल में भी ये लॉग हो रहा है. तो नाउ आई नो द प्रॉब्लम कि अगर स्क्रॉल डायरेक्शन अप है तो मैं नहीं चाहता कि ये कोड चले. तो नाउ व्हाट आई विल सर्च, हाउ टू फाइंड द स्क्रॉल डायरेक्शन. उससे मुझे स्क्रॉल डायरेक्शन पता चल जाएगी. तो आई कैन सिंपली रिस्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट टू रन दिस कोड. तो अगेन वो मैं नहीं करने वाला, मैं बस ये बता देता हूँ कि हाउ कैन वी डू दिस. अभी जब मैं एंड में आऊँगा तो मैं अगेन यहाँ पे अगेन 100 एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा. सो बेसिकली यहाँ पे आ नहीं पा रहा है. नाउ वी हैव टू चेक व्हाट इज दिस इशू. एलिमेंट डॉट ऑन स्क्रॉल ई, दिस वी हैव टू गेट रिड ऑफ बिकॉज लाइक से ये कोड ऑलरेडी स्क्रॉल पे चल रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई can remove this code and call it here. Let's see. And okay, now we have to again debug this. मैं बस कुछ ही मिनट लगाऊंगा
बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर टुडे. तो लेट्स सी. स्क्रॉल टॉप इज कमिंग टू लाइक से 0. ये हमेशा 0 ही रह रहा है. स्क्रॉल टॉप, लास्ट स्क्रॉल टॉप, क्योंकि मुझे आई बिलीव इसको शायद ऊपर रखना पड़ेगा. लास्ट स्क्रॉल टॉप इज लाइक से 1080.25 and my element dot scroll top is also this one. तो आइडियली तो कंट्रोल मेरा यहाँ पे आना चाहिए. आई थिंक जो ये वाली कंडीशन है, दिस कंडीशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. ठीक है. सी केम हेयर. ठीक है. केम हेयर. एलिमेंट स्क्रॉल टॉप प्लस ऑफसेट हाइट इज 1120.2.5 ग्रेटर देन 2.0 लाइक से 203. जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि ये 0.5 छोटा आ रहा है. तो आई कैन ऐड सम ऑफसेट हेयर 10. लेट्स सी. ठीक है. डेटा ऐड हुआ, डेटा अगेन ऐड हुआ, डेटा अगेन ऐड हुआ. ठीक है. तो वही ऑफसेट की प्रॉब्लम थी. अब यू कैन सी मैं नीचे जा रहा हूँ, एलिमेंट्स मेरे ऐड होते जा रहे हैं. नाउ दिस इज़ हाउ इजी टू इम्प्लीमेंट द इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग. अभी मैंने यहाँ पे लाइक से नॉन डायरेक्टली सेट डेटा कर रखा है. यू कैन कॉल योर API हेयर. ओके. नाउ अभी मैं नीचे जाते रहूँगा, डेटा ऐड होता रहेगा. सी. ठीक है. तो लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट ऑथ मैनेजमेंट. ओके. बेसिकली यहाँ पर कोड में डिस्कस करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके. कि कैसे एक लॉगिन मैकेनिज़्म वर्क करता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो आजकल मेजॉरिटी ऑफ जो लॉगिन्स होते हैं ना, दे आर टोकन बेस्ड और कुकी बेस्ड. ठीक है. बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सेशन बेस्ड होते हैं. अब सेशन बेस्ड क्या होता है? सेशन में क्या होता है, जब भी तुम लॉगिन करते हो तो तुम्हारे लिए एक सेशन आईडी बन जाती है. अब वो सर्वर डिसाइड करता है वो सेशन को कब तक एक्टिव रखना है, जब तक तुम्हारा ब्राउज़र खुला है या जब तक तुम्हारी टैब खुली है. जनरली ये बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है. तुम देखते होगे कि तुम जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करते हो या टैब क्लोज करते हो, सीधे लॉगआउट हो जाते हो, क्योंकि वो एक सेशन बेस्ड लॉगिन मैकेनिज़्म होता है. थोड़ा जूम कर लेते हैं. ओके. दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन बैंकिंग्स, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है. इस केस में क्या होता है, जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है वो हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में ही रखते हैं. दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर वे. ओके. जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स अनटिल एंड अनलेस तुमने विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं ऐड किए हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड देम कि किसी वेरिएबल के अंदर क्या है या तुमने क्या वेरिएबल का नाम रखा है. तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट सिक्योर वे ऑफ मैनेजिंग दी ऑथेंटिकेशन या लॉगिन, क्योंकि चीज़ें बस एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल रहती हैं. ओके. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल वेरिएबल्स में सेव करा के रखते हैं. पेज को रिफ़्रेश करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है. ओके. नेक्स्ट इज़ टोकन बेस्ड. अब इस टोकन बेस्ड में क्या होता है कि बैकएंड में हम API लगाते हैं कि भाई यूज़र को लॉगिन करो, और हम ईमेल और पासवर्ड भेज देते हैं. उस ईमेल पासवर्ड का यूज़ करके बैकएंड परफॉर्म करता है जो भी एक्शन वगैरह है, और रिस्पॉन्स में हमको एक टोकन दे देता है, जिसको हम लाइक से आइदर कई सारे वेज होते हैं इसको मैनेज करने के लिए, बट जनरली हम इसको ऑथ टोकन बोलते हैं. अब रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें इस ऑथ टोकन को जितनी भी सब्सिक्वेंट APIs हैं उनमें भेजना पड़ता है. विदाउट दिस ऑथ टोकन APIs कॉल तुम्हारी वर्क नहीं करेंगी. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम खड़ी होती है कि इस ऑथ टोकन को मैं कहाँ रखूँ. अगर तुम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में रखोगे तो जैसे ही पेज रीलोड होगा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है.
फिर से यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा। बट ऐसा होता है क्या? तुम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ट्विटर हफ्तों हफ्तों बाद खोलते हो, तुम्हें लॉगिन नहीं करना पड़ता। कैसे? तो अब फिर मैं कहाँ पे रखूँ इन इन्फॉर्मेशन को? तो हमारे पास अब कुछ ही तरीके हैं। आइदर आई कैन सेव दिस इंफॉर्मेशन इन लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ बट नॉट लाइक से नॉट सिक्योर। ओके, अब नॉट सिक्योर क्यों? बेसिकली लोकल स्टोरेज में जनरली अगर मैं अभी हूँ excelidra.com डोमेन में, तो इस डोमेन के अलावा कोई दूसरा और डोमेन लाइक से फॉर एग्जांपल meet.com या फिर stackoverflow.com, कोई अदर वेबसाइट मेरे लोकल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकती है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ सेफ। अब सेफ है तो सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी ने गलती से मैलिशियस जावास्क्रिप्ट मेरे कोड में इंजेक्ट कर दी, तो वो कोड तो अब मेरे एक्सेलाइड्रा में रन करेगा, सेम डोमेन में हूँ। और अगर उसने सीधे सीधे ये कर दिया लाइक से कंसोल, उसने सिंपली ये कर दिया ठीक है लोकल स्टोरेज, सो उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो जो चीज़ें हैं, और माइट भी वो अपने अपने पास सर्वर में भेज दे या लाइक से नॉर्मल यूज़र को दिखा दे। तो अगर मेरी वेबसाइट में कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक कर पाएगा तो वो लोकल स्टोरेज से चीज़ों को रीड कर सकता है। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। दूसरी प्रॉब्लम लाइक से दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन है कुकीज़। अब कुकीज़ भी सेफ हैं बट सिक्योर नहीं। कुकीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम एक बार तुमने कोई कुकी सेव कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेलाइड्रा खोला, कुछ कुकीज़ मैंने सेव कर ली। अब अगर मैं अपने इस excelidra.com से कोई भी HTTP रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो मुझे कुकी भेजने की ज़रूरत नहीं है। कुकीज़ हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। दिस इज़ ब्राउज़र्स बिहेवियर। इसीलिए बोला जाता है कि अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे ब्राउज़र में जितनी भी कुकीज़ होंगी वो सब सेंड हो जाएंगी। अगर लाइक से अगर वो लिंक तुम्हारे इस डोमेन में है लाइक से excelidra.com, अभी अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो में हूँ, यहीं की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो इट्स फाइन, ओके। बट अगर कोई एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कोई एक्सटर्नल लिंक मिलता है क्या जो मुझे किसी और वेबसाइट पे ले जाए। अगर तुम X वेबसाइट से Y में जाते हो तो जब तुम Y में जाते हो तो सारी X की कुकीज़ Y के साथ चली जाती हैं। कुकीज़ के साथ प्रॉब्लम्स यही है कि कुकीज़ आर सेंट ऑटोमेटिकली। तो अभी अगर अगर कोई हैकर मेरे एप्लीकेशन में अपना लिंक ऐड कर देता है और मैंने कुकीज़ को इनसिक्योर वे में सेव किया है, बेसिकली जब हम कुकीज़ को सेव करते हैं तो हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं किस डोमेन में यूज़ करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मेरी ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ या थर्ड पार्टी लिंक्स को चली जाएंगी। तो कुकीज़ भी थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो तीसरा थोड़ा सही तरीका निकल के आता है वो है कुकीज़ बट HTTP ओनली कुकीज़। अब दिस HTTP ओनली कुकीज़ इज़ अ बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड टेक। इसका फ्रंट एंड में कोई हाथ नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, जब भी तुम किसी सिस्टम में लॉगिन करते हो तो बैकएंड एक कुकी सेंड कर देता है उस रिक्वेस्ट के साथ। अभी जैसे तुम यहाँ पे देख रहे होगे, कहीं पे खुला गया रिस्पॉन्स हेडर, ये रिस्पॉन्स मुझे रिक्वेस्ट लगाने के बाद आया। एक बैकएंड भी ब्राउज़र में कुकी सेट कर सकता है, ठीक है, सी सेट कुकी। तो बैकएंड मेरे सिस्टम पे या यूज़र के सिस्टम पे कुकी सेट कर देगा विथ अ वैल्यू HTTP ओनली। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ पे है क्या, अगर होता है तो आई कैन शो यू। यस, आई बिलीव है। सी अगर तुम किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे, इंस्पेक्ट पैनल एप्लीकेशन कुकीज़ लिंक खोलोगे
तो यहाँ पे तुम्हें कुकी वैल्यू डोमेन किस किस डोमेन में एक्सेसिबल है, एक्सपायरी साइज, और यहाँ पे तुम्हें एक एट्रीब्यूट दिखेगा HTTP ओनली। इसका मतलब ये है कि मैं इस कुकी को ब्राउज़र से वाया जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ दी सेफेस्ट वे टिल नाउ। ओके, अगर तुम्हें एक इंफॉर्मेशन को सिक्योर वे में अपने पास रखना है तो जनरली हम बैकएंड को बोलते हैं भाई तुम लॉगिन इंफॉर्मेशन को HTTP ओनली कुकी में भेज दो। कुकीज़ में सेव हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन, फिर हमको अलग से भेजना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट में चली जाती है। और कुकीज़ की एक्सपायरी डेट वगैरह हम सेट कर सकते हैं। बस कुकीज़ कभी एक्सपायर होगी नहीं, यूज़र कभी लाइक से लॉग आउट होगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि एक टाइम सेट कर देते हैं कि माइट भी एक हफ्ते के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसी वजह से कहीं कहीं पे तुमको हफ्ते या एक महीने के बाद लॉगिन करना पड़ता है दोबारा। और कई लोग साइलेंट लॉगिन करा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपायर्ड टोकन से लॉगिन करता हूँ तो वो लोग उस एक्सपायर्ड टोकन को रिफ़्रेश करने के बाद नया टोकन भेज देते हैं। तो कई सारी तरीके होते हैं, बट अगेन अगर तुम्हें कभी भी ऑथ मैनेजमेंट करना हो तो ये 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे सिक्योर वे सेशन बेस्ड, जहाँ पे सेशन आईडी तुम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में रखते हो। देन अगर लाइक से ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, तो तुम लोकल स्टोरेज और कुकीज़ में रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जनरली कोई एक्सेस लाइक से एक्सएस वही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करता नहीं है, बट अगर तुम्हें उसका भी खतरा है, उसको भी ध्यान में रखना है, तो सिंपली बैकएंड को बोलो कि भाई लॉगिन टोकन तुम मुझे HTTP ओनली कुकीज़ में भेज दो। फाइबर नोड समझने से पहले तुम एक सिनेरियो समझो। अगर हम अपनी सिटी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो हम चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं। हमें पता होता है कि भाई सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, मार्केट में कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, और दुकान वालों से भी हमारा लाइक से मेल जोल होता है। हम ईज़िली उधार या फिर कम पैसों में सामान ले सकते हैं। और किसी को कभी लाइक से लड़ाई झगड़ा हुआ या उल्टा सीधा बोल दिया तो अंडरस्टूड होता है कि यार चलो ठीक है, रोज़ का है, मैनेजेबल है। बट जब हम एक दूसरी सिटी में जाते हैं, ओके, तो हमें वहाँ पर उस सिटी के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ता है कुछ टाइम तक, जब तक हम यूज़ टू नहीं हो जाते। जब हम यूज़ टू हो जाते हैं तो हम अगेन फिर से अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं। बट जब तक हम यूज़ टू नहीं होते, हमें उस सिटी के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अगर मैं कल को जाता हूँ सिटी में, तो मुझे एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। सर्टेन टाइम में उठो, सर्टेन टाइम में ऑफिस जाओ, और ऑफिस से आओ, कैब लो, मेट्रो से जाओ। तो मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। सेम गोज़ विथ रिएक्ट, ओके। तो जब तक हम जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं तब तक कंट्रोल सारा हमारे पास होता है। इंचार्ज कौन है? हम लोग हैं। इंचार्ज वी। हम जब चाहें तब हम डॉम को अपडेट कर सकते हैं, जब चाहे तब डॉम को अपडेट कर सकते हैं अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ तो। बट जब मैं रिएक्ट की दुनिया में जाऊँगा तो रिएक्ट इज़ द किंग, ओके। रिएक्ट इज़ द किंग। यहाँ पे बस रिएक्ट की चलती है, ओके। तुम अगर जावास्क्रिप्ट से कुछ भी काम करते हो तो ये वैसा ही होगा कि तुम चोरी चुपके कोई काम कर रहे हो जो शहर के राजा को नहीं पता। अगर उसको पता चल गई तो माइट भी तुम्हें पनिशमेंट दे, ओके। तो जो भी काम तुम जावास्क्रिप्ट से करते हो वो काम रिएक्ट को कभी पता ही नहीं चलता। जो काम तुम करते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज़ करके, वो काम रिएक्ट को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उसकी दुनिया से बाहर का काम है। इसीलिए ये अवॉइड किया जाता है कि तुम रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट मत लिखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो रिएक्ट आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, ओके। उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे लगेगा इस UI की ये स्टेट थी बट अब तो ये हो चुकी है, तो ठीक है।
तो अगेन रिएक्ट की दुनिया में रिएक्ट इज़ द किंग, और रिएक्ट डिसाइड करता है कि कब उसको यूआई को अपडेट करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। जब हम सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करते हैं, स्टेट अपडेट होती है, कंपोनेंट री-रेंडर होता है। री-रेंडर का मतलब है कॉलिंग द फंक्शन अगेन विथ अपडेटेड डेटा। दिस डजंट मीन कि यूआई अपडेट होगा। ओके, रिएक्ट के पास पावर है कि भाई वो उसे कब यूआई को अपडेट करना है, क्योंकि रिएक्ट यूआई अपडेट का इंस्ट्रक्शन डॉम को देगा। ओके, तो यहाँ तक का बस यही कॉन्सेप्ट है कि रिएक्ट डिसाइड करता है उसको यूआई को कब अपडेट करना है। अगर तुम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इनर HTML करते हो तो रिएक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर तुमने कोई काउंटर वेरिएबल, कोई डेटा वेरिएबल चेंज किया तो रिएक्ट बोलेगा भाई ठीक है, तुमने डेटा अपडेट कर दिया है, अब ये मेरे ऊपर है मैं कब यूआई को अपडेट करूँ। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट डिसाइड करता है कि कब उसको यूआई को अपडेट करना है। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट थिंग पे जाने से पहले हमको कॉल स्टैक समझना पड़ेगा। कॉल स्टैक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टैक क्या है। सो स्टैक इज़ अ सिंपली एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं इस स्टैक में पुश करूं, स्टैक डॉट पुश 1, sorry, let's push 2, 3, 4 एंड लेट्स कंसिडर कि ये 1 2 3 4 मेरे फंक्शन है। ठीक है, 1 फंक्शन 2 फंक्शन। तो अभी जो इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होगा, पहले मेरा 4 एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर एट द एंड 1 एग्जीक्यूट होगा। ये है लाइक से स्टैक इसी तरह से काम करता है। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही है स्टैक, राइट? बताओ गाइस, हेलो, यस यस सर। यही है राइट? ठीक है। तो दिस इज़ हाउ स्टैक वर्क्स। अब ये कॉल स्टैक क्या है? जावास्क्रिप्ट में जितनी भी फंक्शन एग्जीक्यूशन की कॉल्स होती हैं वो कॉल स्टैक में परफॉर्म होती हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ए, और लाइक से लेट्स क्रिएट अ फंक्शन बी, and let's create another function C, and let's create another function D. Okay, and let's do this thing. Let's call A, in A let's call B, B के अंदर C, C के अंदर D। तो अभी जो मेरा कॉल स्टैक होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कॉल स्टैक में पहले A पुश होगा, B पुश होगा, C पुश होगा, D पुश होगा, राइट? दिस इज़ हाउ इट विल एग्जीक्यूट। उसके बाद पहले D एग्जीक्यूट होगा, देन C, देन B, देन A, एंड देन कॉल स्टैक विल बी क्लियर्ड। ओके, नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक बार मैंने कॉल स्टैक में चीज़ों को डाल दिया तो देयर इज़ नो वे कि मैं पॉज कर पाऊँ, लाइक से एग्जीक्यूशन के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ए को पुश किया, बी को पुश किया, सी को पुश किया, बट उसके बाद कोई अर्जेंट काम आ गया। अर्जेंट काम माइट बी यूआई अपडेट करना है, बट वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी ए को एग्जीक्यूट होना बाकी है। सो रिएक्ट 16 के पहले तक रिएक्ट के पास स्टैक री को इन साइलर ये था। ठीक है, इस पे रिएक्ट यूआई को अपडेट करता था, स्टैक रिकॉन्साइलर। उसमें क्या था,
जब भी तुम स्टेट वगैरह अपडेट करते थे, जो भी सारे फंक्शंस कॉल्स वगैरह हैं वो सब स्टैक में पुश हो जाती थी, और वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती थी तब तक तुम कुछ और नहीं कर पाते थे। कुछ और का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल तुमने एक स्टेट अपडेट की, रिएक्ट पीछे से रेंडरिंग करना शुरू कर दिया उसने, तुमने फिर से कोई एनिमेशन चला दिया, फिर से कोई बटन पे क्लिक कर दिया, तो जो पिछली प्रोसेस चल रही है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे एक्शंस प्रोसीड या रन नहीं होंगे। इस प्रॉब्लम को रिएक्ट ने रिजॉल्व किया। रिएक्ट 16 के बाद उन्होंने स्क्रैच से लिखा ये पूरा नया एल्गोरिदम, रिएक्ट री को सॉरी फाइबर रिकॉइंसाइलर। ओके, फाइबर रिकॉइंसाइलर। अब इस फाइबर रिकॉइंसाइलर का बस जो मोटिव है ना वो समझो। इस फाइबर रिकॉइंसाइलर का जो मोटिव है, नंबर 1, रीयूज़, जितना हो सके उतना रीयूज़ करो। ओके, सेकंड, पॉज वर्क, पॉज एंड रेज्यूम वर्क। ओके, अब ये वर्क क्या है? वर्क तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लाइक से यूआई अपडेट हो गया, डेटा अपडेट हो गया, कुछ भी तुम्हारा वर्क, यही वर्क है, यूआई अपडेट, डेटा अपडेट। थर्ड, लेट मी सी, मैंने नोट किया था अबाउट वर्क। हाँ, सो पॉज एंड रेज्यूम अबाउट वर्क इफ नॉट नीडेड। ओके, अगर मैंने एक बटन पे क्लिक किया, उस बटन की वजह से सर्टेन लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट मैंने दूसरी बटन प्रेस कर दी जिसकी वजह से मुझे कुछ और करना है, तो रिएक्ट पिछले वाले काम को डिस्कार्ड कर देगा। ओके, बिकॉज अब उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज असाइन प्रायोरिटीज़। अभी एक वेबसाइट में कुछ कुछ काम की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अभी जो हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं, हाई प्रायोरिटी टास्क, अब ये हाई प्रायोरिटी टास्क क्या है? सो ऐसे टास्क जिनमें यूज़र को इनपुट तुरंत दिखाना होता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? कीबोर्ड से तुम कुछ टाइप कर रहे हो, अभी बिहाइंड द सीन कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, कोई भी तुम लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर मैंने कीबोर्ड में के दबाया है तो मुझे यूआई पे इमीडिएट के चाहिए। सपोज करो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पहाड़ों में, सामने से एक शार्प टर्न है, तुमने हैंडल मोड़ा, बट वो हैंडल 2 सेकंड बाद मुड़ा, तुम तो खाई में गिर जाओगे। या फिर तुम अपने घर का दरवाज़ा खोल रहे हो, तुमने लॉक, वो जो होटल में होते हैं ना, लाइक से ऐसे पकड़ के नॉब घुमाते हो, फॉर एग्जांपल तुमने घुमाया और नॉब बीच में ही अटक गया, तुम्हारी रिस्ट लाइक से ट्विस्ट हो गई और नॉब थोड़ी देर बाद घूमा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम वेबसाइट में बोलते हैं जैंक्स, ठीक है, जहाँ पे एनिमेशन धीरे रुक रुक के चलता है। अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, वो रुक रुक के टाइप होगा तो एक ख़राब एक्सपीरियंस मिलता है। तो एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू यूज़र एक्शंस वो हाई प्रायोरिटी अपडेट होता है। तो रिएक्ट ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकता है कि कौन सी चीज़ मुझे कब एग्जीक्यूट करनी है। ओके, तो जो ये फाइबर रिकॉन्साइलर है वो बस इन 4 चीज़ों पे फोकस करता है। और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे सब चलता है, बेसिकली अगेन सिंपल, हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐप कंपोनेंट बनाया, नाउ अब तुम कभी किसी कंपोनेंट को कॉल नहीं करते हो, ठीक है, दिस इज, मैं जब भी रिएक्ट में कोई कोड या कंपोनेंट बनाता हूँ मैं कभी भी फंक्शन कॉल नहीं करता हूँ। ओके, मैं फंक्शन को नहीं कॉल करता हूँ, रिएक्ट कॉल करता है। तो जब मैं रिएक्ट के शहर में हूँ, रिएक्ट की दुनिया में हूँ, तो रिएक्ट डिसाइड करेगा कब क्या करना है, ठीक है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर। तो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, रिएक्ट इन फंक्शन को इंटरनली कॉल करता है, और कॉल करने के बाद क्या होता है, जो भी JSX है कन्वर्टेड इनटू
elements, okay, and these elements are converted into fiber. What is fiber? Fiber is the JS object simply. जिस तरह से हम बनाते नहीं है, like say const fiber obj, that's it. This is just a plain JavaScript object, और यही fiber object virtual DOM है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि like say memory representation of actual DOM, duplicate copy of DOM. So ये fiber object represent करता है DOM को, ठीक है, this plain JavaScript object. अब इस फाइबर ऑब्जेक्ट के पास कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस टाइप की नोड है, ओके, लाइक वेदर इट इज़ HTML टैग और अ कंपोनेंट, ओके. नेक्स्ट, प्रीवियस प्रॉप्स क्या थे, मेमोराइज्ड वैल्यू क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, सब कुछ इसके पास रहता है इस फाइबर ऑब्जेक्ट के पास. अब तुम कोई भी कुछ भी अपडेट करते हो अपने JSX ट्री में, अपने कंपोनेंट में, तो रिएक्ट हमेशा दो फाइबर ट्री अपने पास रखता है. फर्स्ट इज विजिबल टू UI. जैसे ही तुम कोई अपडेट वगैरह करते हो, रिएक्ट इस विजिबल टू UI वाले फाइबर ट्री की कॉपी बनाता है, उसे नाम दे देता है वर्क इन प्रोग्रेस फाइबर नोड, या जो भी है फाइबर ट्री. अब रिएक्ट जो UI पे फाइबर ट्री दिख रही है उसका यूज़ करके, और जो इन्फॉर्मेशन JSX कन्वर्ट करने के बाद मिली है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके नई फाइबर ट्री बनती है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन रिएक्ट पास कर देता है रिएक्ट DOM पैकेज को, ठीक है. ये वो एडिशनल लाइब्रेरी है, दूसरी लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रिएक्ट DOM लाइब्रेरी को. रिएक्ट DOM लाइब्रेरी फिर अपने कुछ अपडेट्स वगैरह लगा के UI को जब ज़रूरत होती है तब अपडेट करता है, ओके. अब रिएक्ट के दो पार्ट हैं, जहाँ पे सारा एक लॉजिक रहता है, वर्चुअल DOM का लॉजिक, और एक दूसरी लाइब्रेरी जहाँ पे किस चीज़ को कैसे दिखाना है उसका लॉजिक, उसको हम बोलते हैं रेंडरर, ठीक है. इसी वजह से लाइक से रिएक्ट नेटिव के पास दूसरा रेंडरर है जो कि मोबाइल के व्यूज़ UI पे दिखाता है, और रिएक्ट एक कॉमन पैकेज है जिसके पास वर्चुअल DOM कैसे क्रिएट करना है वो सारा कॉन्सेप्ट है, बट उस वर्चुअल DOM को UI पे कैसे दिखाना है वो कोई और करता है, ठीक है. अब रिएक्ट कैसे फाइंड आउट करता है कि भाई मुझे टास्क को पॉज करना है, रेज्यूम करना है, तो हम सब ये सब करते आए हैं, ठीक है. किसने लाइक से कोई इसमें कोई अलग सा मैजिक नहीं है, ठीक है. डिबगर किसने यूज़ किया है? सर बहुत पहले एक दो दफ़ा यूज़ किया था. हाँ, तो बेसिकली डिबगर का यूज़ करके हम कोड को पॉज कर सकते हैं, ठीक है. अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी शो यू. मुझे डायरेक्टली अगर नहीं लगाना तो आई डोंट नो कि यहाँ पे कर सकता हूँ क्या. लेट्स, यस, आई कैन डू इट. आई कैन सिंपली ओपन माई जावास्क्रिप्ट फाइल इन दिस सोर्सेज पैनल, एंड किसी भी लाइन पे अगर मुझे एग्जीक्यूशन को रोकना है आई कैन सेलेक्ट इट और रिफ्रेश द पेज. अभी देखो मेरा एग्जीक्यूशन रुक गया है. यही तो है पॉज द एग्जीक्यूशन, ओके. एग्जीक्यूशन पॉज्ड है, भले ही ये काम ब्राउज़र कर रहा है, बट सी एग्जीक्यूशन इज पॉज्ड. नाउ आई कैन रेज्यूम इट वेन एवर आई वांटेड, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टेड इन द ब्राउज़र. अब जावास्क्रिप्ट में कैसे मैं कोई एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकता हूँ, ओके. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जनरेटर फंक्शन, ठीक है. जनरेटर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू, और न्यू फॉर लाइक से फॉर अस. माइट बी रिएक्ट यूज़ कर रहा हो, ना यूज़ कर रहा हो, बट जनरेटर का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को पॉज कर सकते हैं, ठीक है. माइट बी रिएक्ट ये यूज़ कर रहा हो, बट अगेन अगर मैं अपने पुराने कोड में वापस जाऊँ, इफ़ आई कैन, आई थिंक नो. सो
यहाँ पे किया था क्या? नहीं, चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ, यहीं पे चलते हैं। बी सी, ओके, दिस विल बी सी, दिस विल बी डी। सो अभी अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ तो क्या मैं बी के अंदर सी का एग्जीक्यूशन पॉज कर सकता हूँ? कोई तरीका है? नहीं, सी एग्जीक्यूट ही होगा, राइट? देयर इज नो वे। बट अगेन, रिएक्ट की दुनिया में रिएक्ट इज द किंग। रिएक्ट का कोड रिएक्ट के डेवलपर्स ने लिखा है। सो ये कोड किसने लिखा है? मैंने। आई कैन ट्वीक दिस कोड, ओके। अब तुम फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ इन्वोकेशन। मैंने तुमको बोल दिया कि यू जस्ट हैव टू कॉल ए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल बी इनसाइड ए, एंड सारी जो कॉल्स है वो मैं मैनेज करूंगा। इसको तुम अपने रिएक्ट कंपोनेंट से कनेक्ट करके समझो। दिस इज योर ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर तुमने हजारों कंपोनेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। यू जनरली सिंपली पास दिस ऐप कंपोनेंट, ओके। सी, दिस इज माय रिएक्ट कोड बेस, एंड हमने बस ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर दिया है, मैंने कॉल भी नहीं किया है, ठीक है। मैंने बस स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है। नाउ रिएक्ट विल टेक केयर एवरीथिंग। सपोज ये कोड मुझे कंट्रोल करना है, मुझे सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन के बाद इस सी को एग्जीक्यूट करना है। मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन डू दिस, लेट पॉज वर्क इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। नाउ दिस इज माई लाइक से ग्लोबल वेरिएबल, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, जब मेरा बी फंक्शन कॉल होगा तो मैं कर दूंगा पॉज वर्क इज इक्वल टू ट्रू, ओके। मैंने अब बोल दिया भाई काम को रोक दो, अभी नहीं करना काम। अब जब मैं सी पे आऊँगा, लाइक से इस बी को कॉल करने के बाद मैं बोलूँगा, ठीक है, कि भाई पॉज वर्क, लाइक से काम को रोक दो। बट बी तो कॉल हो चुका है, ये तो चीज़ों को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ बी में कोई लॉजिक लिख दूंगा, लाइक से इफ पॉज वर्क, अगर मेरा पॉज वर्क है तो सेट टाइम आउट एंड टाइम स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई 100 ms के बाद तुम क्या करना, इस बी में जो भी कोड लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं सी को कॉल कर रहा होता तो मैं सी को कॉल कर लूँगा। सी थोड़े से कोड चेंज करके मैंने एक कंट्रोल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि नाउ आई कैन पॉज दी फंक्शन कॉल्स, ठीक है। तो रिएक्ट भी कुछ ऐसा ही करता है, वो हर कंपोनेंट को कॉल करने से पहले कुछ चेक करता है कि भाई कॉल करना है कि नहीं, कॉल करना है कि नहीं, अबॉर्ट करना है कि नहीं। अगर ये अबॉर्ट होता तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न हो जाता, ठीक है। तो रिएक्ट कुछ इस तरह से काम करता है। अब जो लास्ट मिसिंग पीस कि भाई मैं ये कैसे, लाइक से मैंने बोला कि रिएक्ट हाई प्रायोरिटी अपडेट्स और लो प्रायोरिटी अपडेट्स के हिसाब से चीज़ों को करता है। तो कैसे करता होगा, कैसे डिसाइड करता है? तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, ये हम यूज़ करते हैं एक हाई प्रायोरिटी, स्पेलिंग में मत जाना, हाई प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी कोड तुम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में लिखते हो, जब भी एक लाइक से इवेंट की साइकिल या इवेंट लूप की साइकिल ख़त्म होती है, यूआई अपडेट के बाद जो भी कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पास करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। और लो प्रायोरिटी कोड अगर तुमको चलाना है तो एक फंक्शन है रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक। जब भी ब्राउज़र आइडियल है, तुम्हें कोई कोड परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, यू कैन पास इट एज अ कॉल बैक इन रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक। इन फंक्शन के जो इम्प्लीमेंटेशन है ब्राउजर्स हैंडल इट, ओके। तुम्हारा काम है जो फंक्शन तुमको एग्जीक्यूट कराना है एज अ कॉल बैक भेज दो, ब्राउजर विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ फाइबर नोड, ओके। फाइबर नोड just is just a JavaScript object that represent a React element, और
फाइबर का लाइक से मेन जो मोटिव है वो बस यही है जो मैंने बताया था, चार चीज़ें: रीयूज़ करना, पॉज करना, रिज्यूम करना, अबॉर्ट करना, प्रायोरिटी असाइन करना। और इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं फाइबर रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ESLint। ओके, ESLint next is, let me again check. Okay, so next is ESLint. Let's see कि ESLint क्या है। ESLint से पहले देयर इज अ टर्म कॉल्ड लिंट। किसी को पता है लिंट वर्ड का क्या मतलब है? वो फॉर्मेटिंग से ही एसोसिएटेड है। हाँ मतलब, बट नॉट कोड, बट इन रियल लाइफ अगर मैं एक नॉन कोडर हूँ तो मेरे लिए लिंट का क्या मतलब है? हमारे टी शर्ट्स या फिर वूलन में वो रोए हो जाते हैं, राइट? आई थिंक लिंट वही होता है। हाँ, ठीक है, लिंट वही होता है। ओके, सी, तो अब क्या लिंट किसी को अच्छे लगते हैं? नहीं, हम लिंट से दूर जाना चाहते हैं, लिंट रिमूव करना चाहते हैं। सो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि लिंट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं चाहिए, जो हटाने से मेरा स्वेटर अच्छा हो जाएगा, मेरी टी शर्ट अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल आदमी के लिए लिंट का मतलब। सिमिलरली कोडिंग में लिंट कोड की सर्टेन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। अब रियल लाइफ में अगर मेरे स्वेटर में लिंट है तो क्या मैं उस स्वेटर को पहन नहीं सकता? पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट स्वेटर इज़ नॉट प्रेजेंटेबल। माइट भी अगर मैं किसी ओकेजन में पहन के चला गया तो मुझे लगे कि यार अगर लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। तो इससे ये तो क्लियर है कि अगर मेरे स्वेटर में लिंट है तो मैं उसको पहन सकता हूँ, बट मैं उसको दिखा नहीं सकता बाहर ले जाके। सिमिलरली अगर मेरे कोड में प्रॉब्लम्स हैं, दैट डजेंट मीन कि मेरी एप्लीकेशन चलेगी नहीं, मेरी एप्लीकेशन चलेगी, बट क्या मेरी कोड की क्वालिटी सही है? नहीं, कोड की क्वालिटी सही नहीं है। तो बेसिकली लिंट यहीं से समझ लो आया है। तो बस समझने के लिए ओके कि तुम्हें एक आइडिया लाइक से रहे कि लिंट करता क्या है। तो लिंट में हम कोड की कुछ प्रॉब्लम्स एक हार्ड वर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोड स्मेल्स, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कोड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करती हैं, हम वो चीज़ कोड में ऐड करते हैं और जो फालतू की चीज़ है वो रिमूव करते हैं। ओके, लिंट बेसिकली यही है। ESLint इज़ जस्ट अ टूल जो तुमको कुछ फंक्शनैलिटी देता है जिसका यूज़ करके तुम कोड की सर्टेन एरर्स, वार्निंग्स को टाइम से पहले रिमूव कर सकते हो, जो तुम्हारे कोड को अच्छा बनाती है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं? सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू दिस app.jsx एंड लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल हेयर, कॉन्स्ट अननोन 19। सबको ये अननोन वेरिएबल दिख रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस वेरिएबल। सी, ये एक ग्रेड आउट है, ठीक है, सारे जो यूज्ड वेरिएबल्स हैं वो वाइट से हैं, बट ये ग्रेड आउट है। अभी अगर मैं इस पर होवर करूँगा, सो सी अननोन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। ओके, सो ये VS कोड मुझे बता रहा है, बट जनरली अगर VS कोड नहीं है, मैं सजेशंस ना देखूँ तो मैं इस कोड को ऐसे ही पुश कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट लाइक से, या मैं यहाँ से, या एक्सियोस है ही ना मेरे पास, इंपोर्ट एक्सियो। सी, मैंने एक्सियोस यूज़ कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। तो ESLint का यूज़ करके हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो अनयूज्ड वेरिएबल्स एंड इंपोर्ट्स, सिंटैक्स करेक्शन, ठीक है, जहाँ पे मैंने गलत सिंटैक्स लिख दिया है, देखने से पता नहीं चल रहा, और
सिंटैक्स करेक्शन, अनयूज्ड वेरिएबल्स एंड इंपोर्ट्स, डेप्रीकेटेड मेथड्स, फॉर एग्जांपल कुछ जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं जो डेप्रीकेट हो गई हैं, और वी कैन इन्फोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बट मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें यही हैं। अब कैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में ESLint को ऐड करूं? तो सबसे इजी वे है, यू कैन डाउनलोड द एक्सटेंशन ESLint। ओके, मैंने डिसेबल कर रखा था जस्ट टू शो यू गाइज। ठीक है, अभी मैंने इनेबल कर दिया है तो सी, अब मेरे पास एरर आने लग रही है। अननोन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ये देखो यहाँ पे ESLint लिखा हुआ है और नो अनयूज्ड वेयर्स। ESLint ने कुछ कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं जिनके नाम तुम्हें दिख जाएंगे इस तरह से। और अभी यहाँ पे ले जाऊँगा तो सी, एक्सियोस इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो इसी तरह से बाकी जगह देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इंट्रिंसिक एलिमेंट्स डिव रिएक्ट। ओके, रिएक्ट मस्ट बी इन स्कोप व्हेन यूजिंग JSX। ठीक है, तो अभी रिएक्ट आई थिंक 17 के पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना ज़रूरी था, अभी नहीं है, तो इस एरर को हम साइलेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर तुम एक्सटेंशन ऐड करते हो तो ये बस तुम्हारे लिए सही है, ओके, क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल डेवलपर हो। बट अगर मैं एक टीम में काम कर रहा हूँ, माइट भी उसने ना इंस्टॉल किया हो, तो हाउ कैन वी डू दिस? मतलब मैं कैसे उसको इन्फोर्स करूँ कि सारी टीम मेंबर्स सेम चीज़ यूज़ कर रहे हो? माइट भी तुम्हारे पास ESLint का कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन हो, मेरे पास कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन हो, हम कोई डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो तरीके बहुत सारे तरीके हैं, तुम खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ESLint एक ऑटोमेटेड वे देता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ESLint, अब देखो सिंपली इसने मुझे ये कमांड दे दी कि ये कमांड को रन करो। मैं भी सेम यही करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, राइट, जिस प्रोजेक्ट में मैं इस ESLint को ऐड करना चाहता हूँ, LSCD Shopify। लेट्स सी अभी ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो, टू चेक सिंटेक्स ओनली और टू चेक सिंटेक्स एंड फाइंड प्रॉब्लम्स। मैं नीचे वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स डज योर प्रोजेक्ट यूज़? ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट और ESLint 8 के साथ कर लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट है, नहीं है, ब्राउज़र में चलाऊँगा, यस, इंस्टॉल कर दो वाया npm। मैंने बस सारी चीज़ें सेलेक्ट की। अब ये क्या करेगा, इस कमांड ने मुझे कुछ नई फाइल्स दे दी सी, esconfig.js, ये फाइल इसने दे दी। अब मैं इस फाइल में अपने सारे रूल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। अब मेरा ये प्रोजेक्ट कोई भी यूज़ करेगा तो उसके पास ये सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ऐड हो जाएंगी, ओके। और अगर मैं अपनी पैकेज जेसन में जाऊँ तो यहाँ पे देखो एक कमांड मुझे देखने को मिल रही है, lint ESLint डॉट। तो अभी अगर मैं अपने, इसे बंद करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, CD शॉपिफाई, अगर अब मैं यहाँ पे npm run lint करूँ तो सी, एरर आ गई। इतनी सारी एरर है, अब इसको फिक्स करो बैठ के तभी कुछ होगा। अब लोग और चेक ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बिल्ड प्रोसेस में ये ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने अपने सर्वर स्टार्ट करने से पहले ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने दो कमांड्स को कंबाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है जब ये वाली कमांड का रिजल्ट ट्रू होगा तभी इसको एग्जीक्यूट करो। अभी अगर देखो मैं अपनी एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करूँ तो नहीं, अच्छा चल गई क्या यहाँ पे, वैसे चलना नहीं चाहिए था वैसे, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। सी, अब मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस कमांड ने एरर थ्रो कर दिया। तो जनरली हम ये सारे चेक्स डिप्लॉयमेंट के पहले लगा देते हैं कि ऐसी कोई भी एरर पुश ना हो, ये सारी चीज़ें। बट अगेन इफ़ यू आर जनरली, तुमको कभी ये, अगर तुम इनिशियल
कैरियर स्टेज में हो तो जनरली तुम ये सेटअप नहीं करोगे, तुम्हारे सीनियर ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर दिया होगा, ठीक है। तुमको बस ये डायरेक्टली यूज़ करना होगा। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए 2 तरीके हैं जिसका यूज़ करके मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, एक्सटेंशन विल डू द जॉब। अगर मैं टीम में हूँ तो वी हैव टू ऐड इट इन आर पैकेज जेसन इन डेव डिपेंडेंसी, ठीक है, यहाँ कहीं ऐड होगा ये, ओके, एंड इन दी स्क्रिप्ट इन वॉट एवर वे यू लाइक, ओके। और जो प्रिटियर है, प्रिटियर वर्क्स द सेम वे। तुम एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो, और अगर टीम में हो तो यू कैन इनिशलाइज लाइक दिस। प्रिटियर कोड फॉर्मेटिंग के लिए है कि भाई सिंगल टैब से तुम्हारा कोड नेस्ट हो, स्ट्रिंग डबल कोट की जगह सिंगल कोट में हो। ये सारी जो ब्यूटिफिकेशन से चीज़ें हैं ना, वो सारी प्रिटिफायर कंट्रोल करता है, प्रिटियर सॉरी। और ES लिंट में भी तुम प्रिटियर की चीज़ें कर सकते हो, बट जनरली प्रिफर्ड होता है कि प्रिटियर हम यूज़ करें कोड ब्यूटिफिकेशन के लिए, और ES लिंट हम यूज़ करें सिंटैक्स चेक और प्रॉब्लम्स फाइंड आउट के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं हाउ कैन वी जनरेट आर बिल्ड। तो अभी जो हम ये कोड लिख रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द कोड दैट वी पुश टू प्रोडक्शन, दिस इज़ द डेवलपमेंट कोड, ओके। सो मुझे इस कोड को यूज़ करके एक बिल्ड जनरेट करना पड़ेगा। और वो बिल्ड मैं कैसे जनरेट करूँगा? तुम चाहे वेबपैक यूज़ करो, वाइट यूज़ करो, पार्सल यूज़ करो, कोई भी बिल्ड टूल यूज़ करो, वो जनरली अपनी एक कमांड तुमको दे देते हैं जिसका यूज़ करके तुम बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर वो कमांड है वाइट बिल्ड, जिसे मैं इस बिल्ड की का यूज़ करके यूज़ कर सकता हूँ। मैं अभी इसे क्लियर आउट कर देता हूँ। अगर मुझे इस एप्लीकेशन को जो मैंने बनाई है, लेट मी अनडू इट, या रहने देते हैं, ओके, ऐप बिकॉज UI पे तो कुछ कुछ दिख ही रहा है। तो अभी अगर मुझे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो मैं अभी इस कोड के साथ तो नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे इसका बिल्ड बनाना पड़ेगा, npm वाया दिस कमांड npm रन बिल्ड। सो जैसे ही मैंने कमांड रन की, कुछ हुआ और टर्मिनल में से मैसेजेस सारे रिमूव हो गए, बस एक प्रॉम्प्ट आ गया कि अब जो कुछ लिखना लिख दो। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ पाथ दिख रहा होगा, डिस्ट index.html डिस्ट एसेट्स, लेट्स गो देयर। तो जब भी हम बिल्ड बनाते हैं, जो कॉमन फोल्डर बनता है वो बनता है डिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ लाइब्रेरीज डिस्ट नाम का फोल्डर बनाती हैं। इसको तुम डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेट कर सकते हो, लाइक समथिंग दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी इसको मैं फाइंडर में खोलता हूँ, लाइक मतलब फोल्डर में खोलता हूँ। तो सी, यहाँ पर मेरे पास क्या है, डमी डेटा जो मैंने पब्लिक फोल्डर में मूव कर दिया था, एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या है? ये एसेट्स है, देखो, जावास्क्रिप्ट और CSS। मुझे एक सिंगल फाइल मिली है जावास्क्रिप्ट की, ओके, बट मेरे पास तो कई सारे कंपोनेंट्स थे। यहाँ पे बिल्ड टूल ने सारी फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कंबाइन कर दिया। अभी अगर यहाँ पे देखो मैं लेज़ी लोडिंग ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ 2 फाइल्स दिखेंगे, क्योंकि मैंने लेज़ी लोडिंग हटा दी है। तो लेट मी ना इम्पोर्ट समथिंग, कॉन्स्ट AP या लिस्ट, एंड लेट मी यूज लेज़ी। pages, let's add a detail page, okay, and let's add this in the render, in the suspense, and let's add a fallback, okay. Now let's try to again generate the build. Let's see what happens this time. See, इस बार मेरे पास सर सस्पेंस इंपोर्ट नहीं हुआ था। हाँ, कोई वो हो जाता है। मेरे पास वो है ना एक्सटेंशन की, और जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ओके। तो सी, अभी अगर मैं अपना बिल्ड फोल्डर खोलूँ तो यू विल सी एक्स्ट्रा JS फाइल्स। यहाँ पे अब
कोड स्प्लिटिंग हो गई है, मेरा जो डिटेल कंपोनेंट था वो मेन फाइल से हट गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये फिर एरर क्रिएट करेगा, माइट बी। लेट्स जनरेट द बिल्ड अगेन। सी, इस बार जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कम बनी। लेट्स सी अभी भी ज़्यादा बनी क्योंकि यहाँ पे ये इंपोर्ट पड़ा हुआ है, मुझे इस इंपोर्ट को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ट्री शेकिंग ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है। सी, अभी मेरे पास जावास्क्रिप्ट की कम फाइल्स बनी है। तो दिस इज़ हाउ वी जनरेट अ बिल्ड। अब अगर मुझे सर्वर पे या प्रोडक्शन पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, सो दीज आर दी फाइल्स जो मुझको डिप्लॉय करनी है। अब मैं ये कैसे करूँगा भाई, मतलब लाइक से मुझे दुनिया को दिखाना है मैंने क्या बनाया। तो सबसे इजी वे है, यू गो टू नेटलीफाई, इट्स कम्प्लीटली फ्री, तुम्हें कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं देने, सिंपली अपना अकाउंट बनाओ। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, तुम्हें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिख जाएगा। नाउ तुमको क्या करना है, साइट, सिंपली ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है। अब ये तुमको देखो ऑप्शन दे रहा है, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, डिप्लॉय मैनुअली और स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। अब स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट इज समथिंग दैट यू कैन कम्प्लीटली डिस्कार्ड। ओके, तुम्हें दो ऑप्शंस पे देखने, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर डिप्लॉय मैनुअली। फर्स्ट लेट्स सी डिप्लॉय मैनुअली। मैंने क्या फोल्डर कंटेंट डाल दिया इस वजह से। सी, अब ये डिप्लॉय हो गया है। तुम्हें फोल्डर डालना है, मैंने फोल्डर कंटेंट डाल दिया था। नाउ इफ आई गिव यू दिस, you guys can access it. okay, so this is how easy कि तुम अपनी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वे, वो तो इससे भी आसान है, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर गिटहब में है तो यू कैन सिंपली लिंक इट, ठीक है। जैसे मैंने अभी वर्ड गेसिंग गेम बनाया था, राइट, दिस इज़ ऑल माई प्रोजेक्ट। सो लेट मी सर्च फॉर दैट वर्ड गेसिंग गेम जो हमने कुछ टाइम पहले बनाया था। या हियर इट इज़। तो साइट नेम लाइक से वर्ड गेस गेम, चेक अवेलेबिलिटी 21। ओके, दिस इज़ अवेलेबल। और यहाँ पे बिल्ड कमांड कि किससे मेरी बिल्ड कमांड बनेगी, जनरली यही कमांड होती है, और डिस्ट में डालना है, हाँ ठीक है, और डिप्लॉय कर दो। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी सेट कर सकते हो, जो माइट भी हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, it will just take few minutes. So see, this is deployed. So when I click on this, it will open my game. So a fruit which keeps doctor away, PPL. See, you are right, it's apple. Okay, and again you can access it. So this is how you can deploy your websites. Okay. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस इज़ नॉट वी विल कवर टुडे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज 4 टर्म्स, ISR, SSR, SSG और CSR। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये CSR क्या है। सो दिस इज़ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसमें क्या होता है भाई, सो जितनी भी लाइक से ऐप्स हैं, लाइक से रिएक्ट पे जो बनी हैं, एंगुलर, व्यू, दीज आर जनरली CSR एप्लीकेशंस, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इन एप्लीकेशन में क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ HTML एंड मोर जावास्क्रिप्ट। ओके, दीज आर वेरी इंटरेक्टिव एंड फुल ऑफ डायनेमिक content but bad for SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ज़ीरो होता है। क्यों? सी, अभी ये मेरी जो वर्ड गेसिंग गेम की ऐप है, अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं,
और इसका सोर्स कोड देखूं यहाँ पर लाइक से ये एलिमेंट्स में, तो सी लाइक दिस एलिमेंट्स बाय द वे इज़ नॉट अवेलेबल टू गूगल SEO पर्पजेस। गूगल को जो दिखेगा वो ये दिखेगा, व्यू पेज सोर्स, गूगल को बस इतना दिखेगा। अब इतने से गूगल क्या फाइंड आउट कर पाएगा मेरे पेज के बारे में? यहाँ पर बहुत ही कम HTML है। इस ID रूट में ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इसमें कंटेंट लोड करेगा जब ये एप्लीकेशन यूज़र के सिस्टम पे ओपन होगी, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जो भी एप्लीकेशन हम अब तक बनाते आए हैं, जो मैंने ये बनाई है, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। यहाँ पे हम खूब सारी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, HTML लिखते ही नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो मेरी जो HTML फाइल है उसमें बस इतना ही चीज़ है। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जब कोई वेबसाइट खुलती है बहुत जल्दी से HTML चला जाता है, फिर जावास्क्रिप्ट सारे कंटेंट को मैनेज करती है। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ CSR। अब नेक्स्ट लाइक से ये SSR क्या होता है? SSR, सो दिस इज़ सर्वर साइड रेंडरिंग। अब भाई इसमें क्या होता है? इसमें जब तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सर्वर डेटा खुद ही फेच करता है और तुम्हें पहले से ही HTML सारी रिटर्न कर देता है। यहाँ पे क्या होता है? लॉट्स ऑफ HTML, लिटिल बिट ऑफ JS और लाइक से गुड फॉर SEO बट लाइक से लेस डायनामिक कंटेंट। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो SSR से बनती हैं? जैसे ब्लॉग्स हो गए तुम्हारे, ओके, वहाँ पे तुमको डेटा पहले से ही चाहिए तभी वो सर्च इंजन में लिस्ट होंगे। तुम्हारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ट्विटर की प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ SSR। वाई? अदरवाइज तुम्हारी प्रोफाइल कभी लिस्ट ही नहीं होती सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तुम्हारा कंटेंट गूगल कैसे रीड कर पाता है? क्योंकि दे आर प्री जनरेटेड। SSR में क्या होता है? लाइक से रिक्वेस्ट सेंट टू एक्सेस www.xyz.com। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर विल मेक, सर्वर के पास तो DB का एक्सेस रहता ही है, इट विल मेक DB क्वेरी टू गेट डेटा एंड पॉपुलेट द HTML एंड रिटर्न द HTML। सो उससे क्या तुमको डायरेक्टली HTML कंटेंट मिल जाएगा। इसका एक डाउन साइड ये होता है कि जो इनिशियल लोड है वो स्लो हो सकता है कई बार, अगर अच्छे से तुमने कोड नहीं लिखा है तो, क्योंकि तुम DB को क्वेरी कर रहे हो और अगर टाइम लग गया तो फिर लाइक से रिक्वेस्ट पेंडिंग स्टेट में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है? लाइक से इनिशियल डिले रहता है, माइट बी, अगर अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो। सो दिस इज़ हाउ SSR वर्क्स। इसके एग्जांपल्स मैंने तुमको बता दिए हैं। नेक्स्ट इज़ लाइक से या क्या था, SSG। व्हाट इज़ दिस? स्टैटिक साइट जनरेशन। दिस इज़ समथिंग दैट वी डोंट डू इट इन React और आई बिलीव Next.js में भी नहीं होता। इसके लिए अलग से टूल्स हैं लाइक से Remix एंड Gatsby। सो SSG में क्या होता है? हम जो HTML पेजेस हैं ना उनको पहले ही जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीडियम हो गया, medium.com, ठीक है, या फिर लाइक से कोई भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो गई, मतलब ब्लॉगिंग की जनरली वेबसाइट या न्यूज़ आर्टिकल्स की वेबसाइट हो गई। तो अब मुझे पता है भाई मेरे डेटाबेस में टोटल 10 आर्टिकल हैं, अब उनका जो कंटेंट है वो इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा? मैं सारे पेजेस का डेटा एक ही बार में जनरेट कर लूँगा। जब मैं रन करूँगा कमांड npm run build, तो मुझे अगर मेरे ब्लॉग के 10 पेजेस हैं तो 10 HTML मिल जाएगी और मैं उन HTML को डिप्लॉय कर दूँगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा सारा कंटेंट का जो बिल्ड है वो एक ही बार में बन गया। अब मुझे बार बार बिल्ड नहीं करना, कोई DB फेच नहीं करना। तो यहाँ पे जो फ़ायदा मुझे मिलेगा वो फ़ायदा मुझे मिलेगा
फास्टर रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पर फुल्ली HTML, ओके, और माइट बी लिटिल बिट ऑफ JS, ठीक है, और यहाँ पे लाइक से स्टैटिक कंटेंट होता है और लाइक से लेस डायनामिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर इंक्रीमेंटल साइट रेंडरिंग, इंक्रीमेंटल साइट रेंडरिंग। अब ये जो इंक्रीमेंटल साइट रेंडरिंग है, ये कॉम्बिनेशन है तुम्हारा SSG का और सर्वर साइड रेंडरिंग का। इसमें क्या होता है कि हम सारा कंटेंट एक बार में तो जनरेट कर लेते हैं, बट उसको पीरियोडिकली, फॉर एग्जांपल हमने टाइम सेट कर दिया कि हर हफ्ते दोबारा से जनरेट हो, तो सिंपली लाइक से स्टैटिक कंटेंट है बट हम उसको एक रेगुलर इंटरवल पे अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर तुमने अपडेट की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी कर दी तो तुम लाइक से जो फ़ायदा मिल रहा था उसको तुमने नुकसान में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है भाई ये चारों, और ये सारों ये जो चारों चीज़ें हैं, दीज आर दी रेंडरिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे ये जो रेंडरिंग वर्ड है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रिएक्ट, दिस इज़ रिलेटेड टू ब्राउज़र। अब यहाँ पे इस रेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कॉलिंग दी फंक्शन, यहाँ पर इस रेंडरिंग का मतलब है डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑन दी ब्राउज़र, ठीक है। जब भी रेंडरिंग वर्ड आए चेक करो किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये है भाई तुम्हारा SSR, CSR, SSG और ISR, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्विकली ये बता देता हूँ कि ये Next.js, Remix, P-React क्या है। सो बेसिकली सी, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था React, ओके। सो React इज़ अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग UI इंटरफेसेस। और कैसी एप्लीकेशन बनती है? CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब जो Next.js है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क बेस्ड आउट ऑफ React Next.js का ओनली 20-30% चीज़ है, 20% और 30%। Next.js अपने आप में ही एक एकदम नया चीज़ है, ओके। अगर तुम Next.js सीखना चाहते हो तो तुम्हें अगेन कम से कम 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। दिस इज़ समथिंग जो तुम React के साथ नहीं सीख सकते। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें React आ गई, Next.js आ गया, तो नो। Next.js में तुम्हें Node.js भी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत ब्राउज़र के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए, और अगेन React तो आनी ही चाहिए। तो अगर Next.js सीखोगे तो तुम्हें Node.js भी सीखनी पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो Next.js का अपना ही एक लर्निंग कर्व है, ठीक है। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए? द आंसर इज़ यस एंड नो। अभी अगर तुम्हें React बिल्कुल नहीं आती है, तुम React पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, तो Next.js समझो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फर्स्ट अंडरस्टैंड React, क्योंकि Next.js में तुम React ही लिखोगे जाके। अभी अगर तुम्हें React ही नहीं आती है तो तुम Next.js सीखने के साथ साथ React सीखोगे, जो तो सब मैसअप होगा। जब React आ जाए देन लर्न Node.js, डू सम API डेवलपमेंट एंड देन Next.js। और क्या तुम्हें Next.js पढ़ना चाहिए? अगर तुम्हें React आती है, क्या तुम स्किप कर सकते हो? तो द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट स्किप Next.js। For at least 1-2 years you are safe in React, okay, but after 2 years, like say, everyone might ask you to know Next.js. Why? क्योंकि React is pushing Next.js, ठीक है। if you go to react.dev, ठीक है, और let's go to get started, कहाँ है यहाँ पे, learn, overview, let me search here, React Dev getting started, या फिर क्या भाई,
आई डोंट नो भाई कहाँ पे गया इनका वो पेज। अगर कंट्रोल एफ कर लो इधर नेक्स्ट कहीं। हाँ, क्रिएटिंग, या मैं ये सर्च कर लेता हूँ, क्रिएटिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट, रिएक्ट डेव। ठीक है, तो सी अभी अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो दे आर क्लियरली मेंशनिंग यू टू यूज़ नेक्स्ट जेएस। ओके, ये तुम अभी फोर्स नहीं कर रहे, बट 2 साल बाद माइट भी ये बोल दें कि दिस इज़ द प्रिफर्ड वे। ठीक है, अभी तुम नीचे पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग, जैसे मैंने तुमको वाइट बताया था, पार्सल बताया था, तो अभी ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है कर लो, बट माइट भी कुछ टाइम बाद दे कैन मेक नेक्स्ट जेएस डिफ़ॉल्ट वे ऑफ क्रिएटिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट्स और वर्किंग विथ रिएक्ट। ठीक है, अब रिमिक्स भी एक फ्रेमवर्क है, ऐसे समझ लो कि नेक्स्ट जेएस जैसा, जो कि अगेन जो तुम यूज़ करते हो फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो आइदर मैं तो, अगर तुम चॉइस करोगे तो आई विल रिकमेंड कि नेक्स्ट जेएस देखो। ठीक है, रिमिक्स यू कैन लर्न साइड बाय साइड आफ्टर नेक्स्ट जेएस, बिकॉज नेक्स्ट जेएस की डिमांड ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, यही है लाइक से कि आगे का फ्यूचर। और रिमिक्स भी एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, और एक हमने पी रिएक्ट बोला था, तो जैसा मैंने तुमको बोला कि रिएक्ट के पास 2 लाइब्रेरीज़ हैं, वर्चुअल डॉम के लिए रिएक्ट हो गई और रेंडरर के लिए अलग हो गई। तो आई बिलीव कुछ लोगों ने अपनी खुद के ही रिएक्ट वर्जन लिखा हुआ है जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी से कई ज़्यादा फास्ट है। तो अब वो सारी चीज़ें उतनी रिलायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कम्युनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पीछे जो प्लेयर्स हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इतने पावरफुल नहीं हैं। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट उस चीज़ पे बन नहीं पा रहा, भले ही वो ज़्यादा अच्छे हों। तो अगेन जावास्क्रिप्ट पे बेस तुम्हें हज़ारों लाइब्रेरीज़ मिलेंगी। ठीक है, हर हफ्ते नई लाइब्रेरी आती है, तो तुम्हें बस जावास्क्रिप्ट पे बेट करना है, जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखो और दूसरी लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि लाइब्रेरीज़ आती जाती रहेंगी बट जावास्क्रिप्ट विल स्टे। और जावास्क्रिप्ट विल स्टे का मतलब है फॉर लॉन्गर टाइम। आज के टाइम पे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके तुम वेबसाइट बना सकते हो। ओके, तुम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, तुम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, और तुम सर्वर का कोड लिख सकते हो, तुम मशीन लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ तक कि तुम आईओटी, लाइक से जो आईओटी हो गया, और एक दूसरा टर्म है क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। आई बिलीव जावास्क्रिप्ट में एम्बेडेड में श्योर नहीं हूँ, बट तुम माइट भी ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके तुम डिफरेंट डोमेन्स में चीज़ें डेवलप कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे तुम मोबाइल में बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट बनेगा, डेस्कटॉप में बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट इन टर्न रन होगी। ये सब नेटिव कोड में होता है, जो रैपर्स लिखे हुए हैं वो कोड को रेलिवेंट टेक्नोलॉजी में चेंज कर देते हैं। अगर तुम मोबाइल में जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू जावा एंड ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट फॉर iOS। सेम गोज़ विद डेस्कटॉप में लाइक से C# या .NET में कन्वर्ट हो जाता है कोड। तुम नेटिव एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, तो इसीलिए योर ऑल फोकस शुड बी इन जावास्क्रिप्ट। बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी अगेन। ठीक है, तो अगेन अगर इस सेशन के बाद तुम्हें चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लोर करनी है, एक्सप्लोर जावास्क्रिप्ट और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट, व्हाट फिलोसॉफी इट वांट टू लाइक से स्प्रेड। और डिफरेंट लाइब्रेरीज देखो रहेंगी हमेशा। अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम्हें हाउ पे कभी फोकस ही नहीं करना, मैं तो कहूँगा। ठीक है, लाइक से अगर मैं इसको हटा दूँ, सो डोंट फोकस ऑन दिस। ठीक है, ये तुमको मैंने अभी दिखाया था कि मुझे नहीं पता कैसे
इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे नहीं पता कैसे डिव के स्क्रॉल एंड में पहुंच गया हूँ कि पहुंच गया हूँ। मुझे क्या पता था वॉट, ठीक है, और वाई क्यों करना है। अगर तुम्हें ये दो चीज़ें क्लियर हैं तो तुम हाउ खुद ब खुद निकाल लोगे, ठीक है। अभी अगर मुझे यही दोनों चीज़ें नहीं पता तो तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होगा बट यू कैन नॉट यूज़ इट, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना है या क्या करना है। तो तुम्हें हर चीज़ याद वाद नहीं करना, तुम्हें बस समझना है कि करता क्या है और क्यों करते हैं। जब तुमको करना होगा कर लोगे, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है।